आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें। अगर आज के बाद इन फाइलों में कोई गड़बड़ दिखाई दी ना तो फिर मुझे सोचना होगा नीरज। मैंने तुम्हें इस ऑफिस की जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है तुम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना सीखो, वरना मेरे पास और लोग हैं जो इस काम को पूरे मन से कर सकते हैं। सॉरी सर, आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो ऑफिस संभालो। मेरी बहन शीतल आज लंदन से पढ़ाई करके वापस लौट रही है, मुझे उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, तो मैं निकलता हूँ। नीरज, जिसके मन में नफरत का बीज पनप रहा था, ये मोहन का वही कॉलेज के जमाने का दोस्त था जिसे मोहन ने तब नौकरी दी थी जब कोई भी कंपनी नीरज को काम नहीं दे रही थी। मोहन एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था। परिवार में पत्नी पूनम और छोटी बहन सुमन थी। मोहन ने सुमन को बहुत लाड प्यार से रखा था। तुम तो बिल्कुल परियों जैसी सुंदर हो, वीडियो में तो तुमसे बात हो जाती थी, आज सच में सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी प्यारी ननन जी। भाभी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, मैं आपकी शादी में तो आ नहीं पाई थी, तो अब मैं आ गई हूँ, तो क्यों ना आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी की पार्टी खूब धूमधाम से की जाए। मुझे याद है 2 दिन बाद आपकी शादी को 1 साल हो जाएगा। ठीक है प्यारी बहना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। हेलो नीरज, शाम को घर आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शाम को नीरज घर आ जाता है। नीरज और सुमन की पहली मुलाकात होती है। नीरज, पार्टी का सारा इंतजाम तुम्हें करना है। भैया, मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी अरेंजमेंट मेरे हिसाब से हो। ठीक है नीरज, जैसे सुमन कहे वैसी पार्टी की सारी तैयारियां करनी है तुम्हें। ठीक है सर। अगले दिन नीरज सुमन को पार्टी प्लेस दिखाने ले जाता है। नीरज जी, ये 7 स्टार होटल से ही रहेगा। आखिर मेरे भैया भाभी की पहली एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग देखते रह जाएं। हाँ ठीक है, फिर तो यही डन करते हैं। तो वैसे आप कब शादी कर रहे हो? मैं पता नहीं, वैसे अभी तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है। वैसे मेरा तो अभी घूमने का मन है। नीरज कार चलाते हुए सुमन के हाथ पे हाथ रख देता है। ओह सॉरी, ब्रेक मार रहा था, गलती से आपके हाथ पे हाथ टच हो गया। कोई बात नहीं, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? नहीं नहीं सुमन जी, आप एक अमीर भाई की बहन हो और मैं एक मामूली नौकर, तो मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं आपको छू सकूं। नीरज अब अपनी इमोशनल बातों से सुमन को फंसाने लगा। सुमन सीधी सादी थी, उसकी बातों में आने लगी। ऐसे ही पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। पार्टी में सभी बड़े बड़े मेहमान आते हैं। नीरज भी पार्टी में शामिल था, जो कि सुमन को छुप छुप कर देख रहा था और सुमन भी नीरज को छुप छुप कर देख रही थी। सभी पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। और फिर अगले दिन, भैया, पार्टी सचमुच में बहुत अच्छी हुई और नीरज जी ने मेरी इस पार्टी की तैयारी में बहुत मदद की। थैंक यू नीरज जी। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है सुमन जी। मोहन बॉस होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है सुमन जी, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। काम ही जब गलत करोगे तो डांटना तो पड़ता ही है। वैसे सुमन, तुम ऑफिस कैसे आ गई आज? तुम तो मार्केट जाने वाली थी। भैया, मैंने सोच लिया है, अब से मैं भी ऑफिस आया करूंगी, घर पर भी बोर हो जाती हूँ। ठीक है प्यारी बहना, आ जाना। वैसे तुम ये बताओ, अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट लोगी? कल तुम्हारा जन्मदिन है, कहीं बाहर चलते हैं। ओके मेरे प्यारे भैया। अगले दिन सुमन का जन्मदिन था। पूनम और मोहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सुमन, मेरे कहने पर तुम मेरे घर आई हो। नीरज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। पर मोहन इस रिश्ते को नहीं मानेगा, कहाँ तुम और कहाँ मैं। कोई बात नहीं नीरज, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। आई लव यू नीरज। अच्छा मैडम, अगर तुम्हारा भाई नहीं माना तो क्या मेरे साथ भागने के लिए तैयार रहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहा ना तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। नीरज सुमन को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वो मन ही मन मोहन से जलता था। वो चाहता था कि सुमन के जरिए वो मोहन से अपने हर अपमान का बदला ले। साथ ही वो उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता था। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के बीचों बीच बने अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर वो लोग बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर कर लेकर आते हैं और उनके परिवारों से बड़ी बड़ी फिरौती मांगते हैं, जिससे वो और उसके दोस्त खूब पैसे कमाते हैं। ए नीरज, तू तो हमसे ही बड़ा वाला गुंडा है रे। मतलब पैंट शर्ट पहन के पूरे दिन मासूम बनकर लोगों के बीच घूमता है तू, और शाम होते ही तेरा अलग ही रूप नहीं आता है। पर एक बात तो है, बॉस को देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, जिसकी तलाश पुलिस को कब से है। वैसे बुलबुल का क्या हुआ? बुलबुल पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है और 2 दिन बाद मेरे साथ भागने भी वाली है। तुम 4 दिन बाद रात को मुझे सोना नगर में मिलना, समझे? नीरज की यही सच्चाई थी, जो मोहन नहीं जानता था कि उसका दोस्त शहर का एक बड़ा गुंडा है।
नीरज के साथ रहकर अब सुमन के भी व्यवहार में चेंजेस आने लग गए थे। सुमन, आज जब मैं बाजार से लौट रही थी तो मैंने तुम्हें नीरज के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं नीरज के साथ एक क्लाइंट से बिजनेस मीटिंग करने गई थी। भैया ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है जिसमें मैं नीरज जी की हेल्प ले रही हूँ। वैसे अभी भी मैं नीरज जी के साथ एक बिजनेस मीटिंग में जा रही हूँ और फालतू की बातें सोचना बंद कर दो भाभी। बाय। पूनम चुप हो गई। उसने सोचा शायद सुमन नीरज से काम के सिलसिले में ही जुड़ी हुई है, पर सुमन तो अपने भैया भाभी दोनों को ही धोखा दे रही थी। और फिर एक दिन सुमन ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नीरज, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ, बोलो हमें कहाँ जाना है? चलो, भाग चलो मेरे साथ सुमन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नीरज, ये सब लोग कौन है? अरे घबराओ नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं। शादी के वक्त 2-4 लोग तो होने चाहिए ना। ओह अच्छा अच्छा। सुमन नहीं जानती थी कि वो किस मझधार में फंसने जा रही है, कि वो जिन लोगों के साथ भागी थी वो गुंडे थे और वो गुंडे सुमन को एक कोठे पर ले जा रहे थे। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? और ये रास्ता तो दूसरे शहर की तरफ जाता है, हमें तो उस तरफ जाना था ना। ए, ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरी लाश बिछा दूंगा, बता रहा हूँ। सुमन उसका ये रूप देखकर घबरा गई। मेरा फोन दो नीरज, मुझे भैया से बात करनी है। ए जग्गू, तू जल्दी से चुन्नी भाई को फोन करना, हम इसे जल्दी से भेज देंगे, अच्छी रकम मिलेगी समझा। और वैसे भी इसके भाई से फिरौती मांगकर वापस भेजने का कोई फायदा नहीं है, ये अपनी सारी पोल पट्टी खोल देगी और हम सब जेल चले जाएंगे समझा। नीरज की सच्चाई देखकर सुमन रोने लगी। उसे अपने आप से नफरत होने लगी कि उनने एक गुंडे से प्यार किया। और उधर पूनम घर पर परेशान थी। मोहन, सुमन फोन नहीं उठा रही है, मुझे शक है उसके साथ नीरज ने जरूर कुछ किया है। बहुत दिनों से सुमन के आसपास घूम रहा था। नीरज फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं, मुझे तो घबराहट हो रही है पूनम। हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। पुलिस सुमन को ढूंढने में लग जाती है। इधर गुंडे सुमन को चुन्नी भाई के कोठे पर ले आते हैं। इधर नीरज सुमन को गुंडों के हवाले कर खुद घर लौट रहा था, तभी वो पुलिस के हाथ लग जाता है। बता मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन? मैंने उसे गुंडों को भेज दिया। ये तो वही गुंडा जग्गू है ना जिसकी पुलिस को कब से तलाश थी। क्या नीरज और गुंडा? तू बचपन से ही ऐसा था, ये तो मैं जानता था, लेकिन तू इतना गिर जाएगा ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुझ जैसे घटिया इंसान को दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ए साले जग्गा, सबको सच सच बता, वरना इतना सूतेंगे ना कि तुझे पानी भी नसीब नहीं होने का, समझा? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे जान से मार दो। इस मोहन ने मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहा, मैं इससे बदला लेना चाहता था और इसकी बहन को बेच के मैंने बदला ले लिया। सुनिए, हमें खुद सुमन को ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। ए, जब अचाले अपनी बहन को भेज दिया उसे मैंने चुन्नी भाई के कोठे पर, अब तक तो उसकी बोली भी लग गई होगी। मेरा काम हो गया है, मैंने बदला ले लिया है। पुलिस नीरज को बहुत मारती है। मोहन और पूनम पुलिस के साथ मिलकर चुन्नी बाई के कोठे पर दूसरे शहर में सुमन को ढूंढने आते हैं। पुलिस चुन्नी बाई और उसके साथियों को पकड़ लेती है। बाकी लड़कियां जो मजबूरी में ये काम कर रही थीं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। भैया, मुझे माफ कर दो। भाभी, आपने भी मुझे समझाया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो भाभी। सुमन जानती थी कि आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बची है, इसलिए वो दोबारा ऐसी गलती ना होने का वादा करती है। और इधर नीरज को भी अपने किए की सजा मिल जाती है और अगले कई सालों तक वो जेल में सड़ता है। हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही हैं और वहाँ घर देखो कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी। झाड़ू लगा दी है तो अंदर के कमरे में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? हाँ, एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही लीला ने मीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मीना रोते हुए घर से बाहर चली आई। मीना के घर से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी जिसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। मीना जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ ललिता उसे मारती तो वो इस पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती। मीना की सगी माँ की मौत के बाद उसके पिता राजेश ने दूसरी शादी कर ली थी और लीला ने आते ही मीना पर जुल्म ढाना चालू कर दिया था।
राजेश काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से मीना का साथ देने वाला कोई नहीं था। मीना अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, पर वो तनु है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर कागज के टुकड़े कमरे में फेंक दिए, मेरी मार बढ़वाने के लिए। तनु लीला की सगी बेटी थी। जब मीना की माँ ललिता की मौत हुई तब मीना बस 2 साल की थी। उसके बाद राजेश ने मीना की परवरिश के लिए ललिता से शादी कर ली, लेकिन राजेश लीला की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी राजेश बाहर से घर आता तो लीला मीना से प्यार करने का नाटक करती। उन दिनों लीला को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में मीना को लेकर कितनी नफरत भरी है। उसने मीना को डरा धमका कर रखा था, इसलिए वो खुद अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाई। हर बार की तरह उस दिन भी मीना उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही। रोते रोते फिर वो ऐसा सोई कि सीधा शाम को जाकर ही उसकी आंख खुली। मीना ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो सीधा अपने घर पहुंची और फिर आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर मर गई तू, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल अब रसोई में जाके बर्तन धो। पर माँ मुझे। क्या सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं और कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। वो तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही एक बार फिर लीला ने मीना के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। मीना की फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। लीला अपनी सगी बेटी तनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि मीना ने कुछ खाया या नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन, माँ वो मैदान में मेला लगा है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। तनु की बात सुनकर मीना का भी मन हुआ कि वो भी मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात कहने की लीला से उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन रही, मैं तनु को मेला घुमाने ले जा रही हूँ और घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ। ललिता अपनी बेटी तनु को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही मीना जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और रसोई साफ की, सारे धुले कपड़े तय बनाकर जगह पर रख दिए। पर ललिता अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और तनु अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर कुछ देर मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसे भी मेरे पास झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। मीना थी तो एक बच्ची ही, मेला देखने का बहुत मन था उसका, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ललिता और तनु तो एक बड़े से झूले पे बैठकर बहुत मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छुपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ी औरत मीना के पास आई। बेटिया, एक बांसुरी खरीद लो ना। अरे वाह माँ, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी बांसुरी है, जैसे कान्हा जी के पास होती है। पर मैं ये बांसुरी नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये बांसुरी ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे दे देना। मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत से एक बांसुरी ले ली और वो वाकई में बहुत सुंदर थी। मीना उस बांसुरी को निहारने लगी और फिर जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाई, वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। वो जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि ललिता और तनु घर की तरफ चल दिए हैं। ये देखकर मीना डर गई।
वो भागकर घर पहुंची और ललिता के आने से पहले ही उसने उस बांसुरी को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब लीला ने मीना को नदी से पानी भरने के लिए भेजा, तब मीना अपने कपड़ों में छुपाकर बांसुरी को भी अपने साथ ले गई। नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीना ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। जैसे ही उस बांसुरी की आवाज हवा में घूमी, तभी एक सुंदर सी और बड़ी सी गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। मीरा, आंखें खोलो बेटी। है कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय यहाँ कहाँ से आ गई? और अभी यही बोली क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही बोली। मेरा नाम धेनु है। धेनु? हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, हमारे गांव के पंडित जी से। आप तो सबकी इच्छा पूरी करती हो ना? हाँ, सही सुना है तुमने। आज के बाद से जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाट पकौड़ी खानी है और 20 रुपए भी चाहिए। बस 20 रुपए? हाँ, मुझे उन बूढ़ी अम्मा को देने हैं जिन्होंने मुझे ये बांसुरी दी। वो बूढ़ी अम्मा अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। असल में वो तुम्हारी माँ संध्या थी, जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो तुम्हें ये जादुई बांसुरी देने आई, ताकि तुम इसे बजाकर मुझे बुला सको और फिर कभी न रो। धेनु गाय की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धेनु गाय की तरफ देखा, लेकिन धेनु गाय अब वहाँ नहीं थी। तो मीना ने फिर से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके फिर से उसे बजाना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल, आंखें खोलो मीना, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। धेनु माँ, पर मैं क्या आपसे कुछ और भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीरें बहुत पहले ही जला दी। जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल धेनु गाय ने अपनी जादू से संध्या की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर मीना को दे दी। मीना उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर धेनु गाय वहाँ से चली गई, लेकिन कहीं दूर आसमान में संध्या अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मीना की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर अब मीना की जादुई बांसुरी जो उसके पास थी